हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो ना? ये आज मैं इंट्रोडक्शन में राजन पांडे, क्वालिफिकेशन MSc BEd और मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती। मैं 10th का आज से शुरू कर रहा हूँ यूपी बोर्ड वालों के लिए। यूपी बोर्ड वालों के लिए 10th का ये मेरा लेक्चर पहला है, लेक्चर 1 है और 1 से शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री पहले शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में अच्छा रिस्पांस सभी लोग दीजिए। और देखिए, कोई दम नहीं है, 10th की केमिस्ट्री हुई चाहे फिजिक्स हुआ, किसी में कोई दम नहीं है। आराम से आप पढ़ते रहिए, लेक्चर पे लगातार आप बने रहिए। तो ये पहला लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। मुझे निर्देश मिला कि मतलब 10 वालों के लिए भी अब बनाया जाए, तो 10 वालों के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए। चलिए देखिए, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 आपका यही है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और उसका समीकरण मतलब, तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसिक चीजें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। देखो, रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन मॉलिक्यूल्स या अणु करते हैं या परमाणु करते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट्स क्या होता है जिसको स्वतंत्र अवस्था में रखा जा सकता है? वो आपका क्या है? परमाणु। परमाणु के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। परमाणु, देखिए, परमाणु जैसे ये मार्कर है, मार्कर को तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी कि इसको तोड़ना बहुत छोटे पार्टिकल में टूटता है। वो छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल होता है कि जिसको आप आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसको कहा जाता है परमाणु। और क्योंकि आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन को भी आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? जब जैसे कलर वगैरह में परिवर्तन हो, तब हम उसको देख पाते हैं। सबसे पहले परमाणु है, तो परमाणु जब है तो इसकी संरचना होती है, उसी को कहा जाता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना केमिस्ट्री यहीं से शुरू किया जाता है। परमाणु में 2 भाग होते हैं। परमाणु में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक आपका नाभिक होता है और दूसरा आपकी क्या होती है? कक्षाएं। परमाणु कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। नाभिक में आपका पाया जाता है 3 पार्टिकल, इन दोनों में मिलाकर के पाए जाते हैं। नाभिक में आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। और कक्षाओं में आपका क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की बहुत जबरदस्त भूमिका होती है। तो देखिए, परमाणु संरचना जब देखा गया तो परमाणु में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है? नाभिक होता है, दूसरा क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। नाभिक बीच में होता है और इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक। जो सबसे बीच में पाए गए उसी को नाभिक कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कक्षाओं में। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी कक्षा है। कक्षाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा होती है और सबसे बाहर की कक्षा जो होती है, नाभिक की जो नजदीक कक्षा होती है, इसके इलेक्ट्रॉन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, मतलब बहुत मजबूती से नाभिक के साथ
जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। यहाँ तक बात तो क्लियर हुई होगी कि परमाणु में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक क्या होता है नाभिक और दूसरा क्या होती है कक्षाएं होती हैं। ये सब क्या है कक्षाएं। कक्षाओं में क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, ये परमाणु के बारे में था। परमाणु के बारे में हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि केमिस्ट्री में इसकी बहुत जबरदस्त उपयोगिता है और इसको बिना जाने आप केमिस्ट्री सीख नहीं पाएंगे। देखिए, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं में बांटना या वितरित करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में बांट देना या वितरित करना क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन को भरना होता है विभिन्न कक्षाओं में। विभिन्न कक्षाओं में मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितनी संख्या में पाया जा सकता है। इसको बताने के लिए बोरबरी साहब ने एक फार्मूला दिया 2n²। मतलब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपकी होती है 2n² के बराबर होती है। n क्या है कक्षा की क्रम संख्या। जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर क्या होती है कक्षाएं होती हैं। ये आपकी पहली कक्षा है, इसको K L M आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए स्मॉल n बराबर क्या होता है 1, इसके लिए n बराबर 2 और इसके लिए n बराबर क्या होता है 3 होता है। ऐसे ऐसे जब संख्या बढ़ती जाती है तो n की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 2 गुणे n की वैल्यू क्या रखा जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। मतलब पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं 2 और कम से कम कितने हो सकते 1। कम से कम कितने रह सकते 1। फिर ये पहली कक्षा हो गई। दूसरी कक्षा के लिए देख लिया जाए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणे n के जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 स्क्वायर को तोड़ दिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरी कक्षा में, दूसरा कक्षा क्या है L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा के लिए भी निकाल सकते हैं। तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 तो 2 3 6 त्रिक 18। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम 18 और कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अधिकतम संख्या, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम रह सकता है। अगला चौथी कक्षा के लिए। चौथी कक्षा के लिए क्या होगा 2n², n के जगह पर क्या रखा जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 4 4 चौके 16 दूनी 32। मतलब चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 32। अब ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि आप इसको बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। यही अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 32। 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब आपसे कोई पूछ ले n बराबर 5 में
5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 32। 6वें में भी 32, 7वें में भी 32, मतलब 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन, फिर एक बार कह रहा हूं, 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। मेरे कहने का अर्थ समझ में आया होगा कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32। 5वें में कितनी हो सकती? 32। 6वें में कितनी होगी? 32 होगी। 7वें में भी कितनी होगी? 32 होगी। मैं चैप्टर यहीं से शुरू करता हूँ 10th के लिए। आगे देखिए, ये क्लियर हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बताने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आपको बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे मैं बता रहा हूं जिसकी हमको ज्यादा जरूरत होती है, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा और बता दें। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 और 23 ऐसे लिखा होता है। जो नीचे होता है इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। और इसको कहा जाता है परमाणु भार। परमाणु भार दशमलव मतलब करके भी होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? आप एक चीज याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। अब जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप गर्व के साथ कहेंगे, क्या कहेंगे? सर प्रोटॉनों की संख्या हमारी कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। एक चीज और बता रहा है कि प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इतने ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। परमाणु कैसा होता है? वैद्युत उदासीन। क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। उदासीन है मतलब जितना धन है उतना ही क्या होना चाहिए? ऋण होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं जब न्यूट्रल है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब आपसे कोई कह दे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। कितने होंगे? 11 होंगे। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल भी होता है। ये बात क्लियर होगी। ये परमाणु भार भिन्नात्मक होता है, यही कहलाता है द्रव्यमान संख्या भी। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियन, मतलब जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए बराबर क्या होता है? जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बचा है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब क्या करेंगे? 23 में से 11 को घटा देंगे तो कितने न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे? 12। 23 में से 11 गए तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या ये है, परमाणु भार दशमलव में होता है। तो क्या होगा? आप सीधे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा 20 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा 40 माइनस 20 बराबर 20। ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जब इनकी संख्या आप निकाल सकते हैं तो हम और निकाल सकते हैं, जैसे फास्फोरस 1531 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15, प्रोटॉन कितने होंगे 15 होंगे और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 31 माइनस 15 बराबर 16। अब तो क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं। हमको जरूरत क्या पड़ेगी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आप पता कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक आपको पता हो तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में बांटना या वितरित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम बना रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, बेरिलियम का 3, नहीं लिथियम का 3, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का 9, ये हो गया फ्लोरीन का 9, नियान का 10, फिर आगे सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे अभी आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। 2 प्रकार का होता है, एक SPDF के रूप में होता है और एक SH वैसे होता है। तो हम पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 1 होगी। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 लगा देंगे, कामा लगा देंगे, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। हीलियम का 2 है तो 2 कामा। अब ये पहला कोष भर गया, अब इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो अगले कोष में जाएगा। लिथियम का 2 कामा 1 हो, क्योंकि पहले कोष में 3 कामा नहीं लिखेंगे, 2 कामा 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। जैसे कोई गैलन है 2 लीटर का तो उसमें 2 लीटर ही पानी आएगा, नापने वाला 2 लीटर है तो उसमें 5 लीटर नहीं आ पाएगा, हल्का सा भी 2 लीटर से ज़्यादा होगा, या 1 लीटर का जो पैमाना होता है। अब 1 लीटर से ज़्यादा उसमें पानी भरना चाहे तो नहीं भरेगा। तो उसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बेरिलियम का 2 कामा 2, बोरान का 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कामा 3। अब इसमें दूसरे में कितना हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 2 कामा 4, नाइट्रोजन का 2 कामा 5, ऑक्सीजन का 2 कामा 6, क्लोरीन का 2 कामा 7 और 2 कामा 8। फिर सोडियम का 2 कामा, अब 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 कामा 8, अब दोनों भर गए तो अगले में जाएगा 2 कामा 8 कामा 1, फिर 2 कामा 8 कामा 2, 2 कामा 8 कामा 3, 2 कामा 8 कामा 4, 2 कामा 8 कामा 5, 2 कामा 8 कामा 6, 2 कामा 8 कामा 7, 2 कामा 8 कामा 8, 2 कामा 8 कामा 8 कामा 1 भी रीजन बता रहे हैं।
2,8,8,2। मतलब बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पिछली कक्षा में क्या होगा, उससे पिछली कक्षा पूर्णतया भरा होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तक तो जाएगा, लेकिन तब देखा जाएगा कि इससे पीछे वाली कक्षा भरी है कि नहीं। मतलब ऐसा जान लीजिए, आप एक्सेप्शन मान के चलिए, चाहे जो मान के चलिए, 2,8,8 आर्गन का जैसे हुआ वैसे ही तुरंत ये भर गया। फिर आगे इलेक्ट्रॉन ये 8 पे ही भरा मान लिया जाएगा। कब तक? 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर ये 9 कब होगा? 18 तक तो हो सकता है। 9 कब होगा? अब 2 हो गया। अब ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम का 21 होता है, तो 2,8,9,2 इस तरह से होगा। अब ये बढ़ेगा कहाँ तक? 18 तक बढ़ेगा। इस तरह से आप भरते हुए चले जाएंगे और आप इस तरह से भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपसे कह दिया जाए कि इसके बाहरी कोश में, जैसे इसमें से हम किसी का कह दें कि फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बाहर कौन सा कोश है? ये है, तीसरा कोश है। ये दोनों पहले पढ़ रहे हैं, सबसे बाहर यही है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आर्गन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। कह दिया जाए पोटेशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहेंगे? 1। कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे? 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक आप सभी लोग एकदम से बनाएंगे अच्छा सा। और यदि बनाना आ जाएगा, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम अगला वीडियो आप तक पहुँचा देंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। मैं आपका टीचर हूँ, आपका सहयोगी हूँ, आपका कंपटीटर नहीं हूँ। इसलिए जो भी दिक्कत होगी आप बताइएगा। मेरे पर्सनल नंबर पे भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। आज के लिए इतने ही। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद तब आपको क्रम से वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए इतने ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करना भी मत भूलिएगा और दूसरों से भी कराइए, जिससे जो पिछड़े बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।